हम लोगों का चैप्टर गुप्त काल समाप्त हो गया। हम लोगों का चैप्टर क्या हुआ? गुप्त काल समाप्त हो गया। गुप्त काल में कल हम लोग कला संस्कृति पढ़ रहे थे और कला संस्कृति पढ़ाते समय कुछ बातों का हमने उल्लेख किया था। देखिए, जो सारनाथ का धमेक स्तूप है, सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, ये गुप्त काल का ही है। ये 43.6 मीटर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम शायद 43.7 बोलती है। सारनाथ का धमेक स्तूप कितना है? 43.6 मीटर है हाइट इसका है। और इसके चारों कोना पर चार कोना है सारनाथ का धमेक स्तूप का, और चार कोना पर 4 ताखा है। ठीक, और उसमें जो है ताखा में बुद्ध की प्रतिमा है, मूर्ति है, या आप कह सकते हैं कि ज्यामितीय आकार भी उस पर उत्कीर्ण है। एक चीज और बताना था कि गुप्त काल में ही जरासंध की बैठक भी बनाई थी। जरासंध जहाँ बैठता था वो गुप्त काल का ही बना हुआ है, और ये आपका राजगृह में। कहाँ है? राजगृह में। एक गुप्त शासक थे नरसिंह गुप्त बालादित्य, जानते ही होंगे आप लोग, याद होगा। नरसिंह गुप्त बालादित्य ये बौद्ध धर्म को मानता था, और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर इसने हुन शासक मेरुकुल को छोड़ दिया था। ये मैंने चर्चा किया था। तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। नालंदा में इसने 300 मीटर एक बौद्ध मंदिर बनाया था। इसने नालंदा में एक 300 मीटर बौद्ध मंदिर बनाया था। गुप्त काल में जो मूर्ति बनती थी वो काफी छोटी छोटी बनती थी। वो क्या बनती थी? काफी छोटी छोटी बनती थी, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और ये मूर्ति हमको कहाँ कहाँ से मिला है? भीटा, पहाड़पुर, कौशाम्बी, अहिछन, मथुरा, ये सब जगह से हमें इस काल का मूर्ति मिला है। मूर्ति छोटी छोटी होती थी, ये थोड़ा सा ध्यान देना दीजिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज यह है कि अजंता जो गुफा है, अजंता जो गुफा चित्रकला जिसको आप कहते हैं, ये यूनेस्को ने 1983 में 1983 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। अजंता को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने कब घोषित किया? तो 1983 में। मैंने कल बोला था अजंता का जो 16-17 गुफा है वो वाकाटक शासक हरिसेन जो है उसी का एक सामंत करवाया था। शायद कल मैंने दुर्सेन बोल दिया था, उसको आप लोग थोड़ा सा गलत मानिएगा। वाकाटक नरेश हरिसेन के एक सामंत था, उसी ने करवाया था। एरन में देखिएगा, एरन मध्य प्रदेश में है। एरन से विष्णु मंदिर भी मिला है और बरहा का मंदिर भी मिला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, और इस काल में ब्राह्मण धर्म में विष्णु मंदिर भी काफी बना है और शैव मंदिर भी काफी बना है। कल मैंने चर्चा किया था इस सब पर, क्योंकि गुप्त शासक विष्णु धर्म को ही मानते थे, वैष्णव धर्म को ही मानते थे। तो यही है, थोड़ा सा कला संस्कृति में थोड़ा सा कुछ चीज जो चाह रहे थे आपको बताना, वो बता दिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका गुप्त काल जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग गुप्तोत्तर काल में आते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल। देखिए, गुप्त काल का पतन कब हो गया? 550 ईस्वी तक आते आते गुप्त काल का पतन हो गया। गुप्त काल के पतन से भारत में आप कह सकते हैं कि गुप्त के पतन के पश्चात और तुर्क शासन या मुसलमान शासक, तुर्की या मुसलमान जो कहिए इनको, के आने से पहले तक
मतलब गुप्त के पतन से लेके, गुप्त का पतन हुआ 550 AD में पतन हो गया, और तुर्क अगर आप लेते हैं तो अरब आक्रमणकारी से ही हम ले लेते हैं 712 AD से लेके 1206 AD तक, जब तुर्क शासन भारत में स्थापित होता है, तो उस समय तक आप कह सकते हैं कि भारत में जो प्रोसेस है वह सामंतवाद जो है अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। सामंतवाद क्या हुआ? सामंतवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। सामंतवाद की पराकाष्ठा पर पहुंचने से भारत में क्षेत्रीय विभाजन आ गया, क्षेत्रीय विभाजन आ गया। राजनीतिक एकता अब समाप्त हो गई। अब भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। खासकर उत्तर भारत और पश्चिम भारत को जोड़ने के लिए कोई ऐसी राजनीतिक ताकत नहीं थी जो गुप्तों के बाद आपको दिखाई पड़ता। शक्तियां थी, गुप्त के पतन के पश्चात शक्तियां कुछ थी, पावरफुल थी, लेकिन वह क्षेत्रीय शक्तियां थी, वह कोई अखिल भारतीय शक्ति नहीं थी। जिस प्रकार की अखिल भारतीय शक्ति मौर्य थी या गुप्त था, उस प्रकार का आपको यहाँ पर कोई शक्ति देखने को नहीं मिलेगा। ये सब जो है इस काल का कुछ विशेषता आ गया। गुप्तों के पतन के पश्चात भारत में आप कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ, कुछ क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव हुआ। उसमें एक है वल्लवी, ठीक, दूसरा है आपका पंजाब का हूं, तीसरा है आपका मालवा का यशोधर्मन, और चौथा है आपका मालवा और मगध का उत्तर गुप्त। ये सब कुछ क्षेत्रीय शक्तियां थी जो उस समय हमको दिखाई पड़ता है। इसके बाद कन्नौज का मौखरी भी एक इंपॉर्टेंट वंश है, और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ये सब इस काल के कुछ लोकल क्षेत्रीय शक्तियां थी। इसमें थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है वो बहुत हद तक इस काल का आप कह सकते हैं कि गुप्तोत्तर काल का एक मतलब शक्तिशाली इंपायर था। अब हम एक एक करके इन सारी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? इन सारी शक्तियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। वल्लभी जो थे, वल्लभी यहाँ वल्लभी में मैत्रक वंश का स्थापना हुआ। किस वंश का स्थापना हुआ? मैत्रक वंश। और ये मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? भट्टार्क। ये भट्टार्क कौन था? तो भट्टार्क जो था वह कह सकते हैं कि गुप्त का सैनिक पदाधिकारी था। भट्टार्क कौन था? गुप्त का सैनिक पदाधिकारी था, ठीक। 5वीं शताब्दी तक आते आते, या अंतिम तक आते आते, वल्लभी का जो मैत्रक वंश है वह जो है आप कह सकते हैं कि सौराष्ट्र और काठियावाड़ पर अपना अधिकार जमा लिया। सौराष्ट्र और काठियावाड़ में अपना अधिकार जमा लिया। वल्लभी एक तो राजनीतिक केंद्र था ही मैत्रक वंश का, लेकिन साथ साथ जो है यह आप कह सकते हैं कि एक शिक्षा का केंद्र भी था। वल्लभी जो था एक शिक्षा केंद्र भी था, बौद्ध शिक्षा केंद्र, यह काफी नामी था। और शिक्षा केंद्र के साथ साथ व्यापार का भी एक इंपॉर्टेंट केंद्र था। 7वीं शताब्दी में सदी में चीनी यात्री आया था इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग। उसने जो है वल्लभी का काफी प्रशंसा किया है, और वल्लभी का जो शिक्षा केंद्र है, बौद्ध शिक्षा केंद्र है, उसका काफी प्रशंसा किया। वल्लभी के जो मैत्रक वंश थे
ये बौद्ध धर्म को समर्थन दिए थे। इसको याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म को समर्थन दिए थे। इस साम्राज्य के बारे में इतना ही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जानकारी का कोई सोर्स नहीं है। वल्लभी के मैत्रक के बाद है पंजाब के हुन वंश। वल्लभी के मैत्रक के बाद क्या है? पंजाब के हुन वंश। तो ये हुन कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये खाना बदोश थे। वो खाना बदोश का अर्थ हुआ खाना नहीं मिलता था, खाना की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते थे। और लेकिन शासक बर्बर भी बहुत थे, लड़ाका थे। ठीक, तो ये पंजाब के जो हुन वंश है उनका ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, ये खाना बदोश थे, ये बर्बर थे। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा कि हुन जो थे इनका पहला आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय। जब स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण हुआ हुन शासक, तो स्कंदगुप्त ने हुन शासक को पराजित किया था, लेकिन उस समय कोई प्रत्यक्ष प्रभाव तो गुप्त पर नहीं पड़ा, लेकिन इसका परोक्ष परिणाम पड़ा। गुप्त साम्राज्य के पतन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। स्कंदगुप्त के समय हुन आक्रमण ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन स्कंदगुप्त वंश को फाइनली जो है हुन आक्रमण का बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा। इसी के बाद, मतलब काफी दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद आप कह सकते हैं कि एक हुन शासक आया, तोरमान। कौन आया? तोरमान। तोरमान जो है, इसका एरन में एक अभिलेख मिला है, मध्य प्रदेश के एरन में एक अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख से हमें यह सूचना मिलता है कि इसका धान विष्णु नामक व्यक्ति एक सैनिक सामंत था एरन में। इस अभिलेख से हमें सूचना मिलता है एक तोरमान के बारे में। तोरमान ने गंगा घाटी पर आक्रमण किया था, गंगा घाटी पर आक्रमण किया था, और गंगा घाटी जीता, शाकल का क्षेत्र जीता, मालवा का क्षेत्र जीता। ये सब क्षेत्र जो है तोरमान ने इसको जीता था। कुबले माला एक जैन ग्रंथ है। क्या है कुबले माला? एक जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ, इस कुबले माला ग्रंथ से हमें यह सूचना मिलती है कि तोरमान ने चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे, चंद्रभागा का अर्थ हो गया चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे पवैया नामक राजधानी का स्थापना किया था। पवैया जगह है, वहां उसको राजधानी बनाया था। ठीक, ये सूचना कौन देता है? तो जैन ग्रंथ कुबले माला से हमें ये सूचना मिलता है कि तोरमान ने अपने चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी के किनारे अपनी राजधानी पवैया को बनाया। ठीक, इसके बाद जो शासक बनता है वह बनता है हुन शासक। तोरमान ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया? तो मिहिर कुल को नियुक्त किया। मिहिर कुल को, मिहिर कुल के बारे में ह्वेनसांग सूचना देता है, चीनी यात्री ह्वेनसांग सूचना देता है कि इसने अपनी राजधानी शाकल को बनाया। ठीक, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? शाकल को बनाया। और एक ग्वालियर लेक मिला है, एक ग्वालियर लेक मिला है, और इसे पृथ्वी का स्वामी कहा गया है, और काफी सफल शासक इसको माना गया है ग्वालियर लेक से। मिहिर कुल जो था बौद्ध धर्म का विरोधी था और शैव धर्म का समर्थक था। और मैंने आपको शायद बताया है कि नरसिंह बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया था, और बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर उसने मिहिर कुल को छोड़ दिया था, जबकि यह बौद्ध धर्म का विरोधी था। ठीक, और मिहिर कुल शैव धर्म को मानता था। और कल्हण की जो राजतरंगिणी है उससे हमें यह सूचना मिलता है कि मिहिर कुल ने श्रीनगर में शैव मंदिर का स्थापना किया था, शैव मंदिर का स्थापना किया था। तो यह हो गया आपका मिहिर कुल के बारे में सूचना। मिहिर कुल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मालवा का जो यशोधर्मन शासक था, मालवा का जो यशोधर्मन शासक था, इसने इसको पराजित किया था। मालवा का जो यशोधर्मन शासक है
इसने इसको पराजित कर दिया था, मीरकुल को। यह इंपॉर्टेंट बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हुन के बाद जो है मालवा का यशोधर्मन आते हैं। मालवा का यशोधर्मन आते हैं। मालवा के यशोधर्मन के बारे में जो एक दो है, यही है, इनका मंदसौर अभिलेख है और इसने मीरकुल को, हुन शासक मीरकुल को पराजित किया था। यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। और गुप्तों की शक्ति को भी काफी इसने डैमेज किया था। खासकर मालवा क्षेत्र में गुप्तों की शक्ति को काफी डैमेज किया। और लेकिन ये भी काफी लॉन्गिविटी नहीं लिए। इनका भी साम्राज्य 500 मतलब उसी के आसपास ये समाप्त भी हो गया। 540-45 के आसपास ये समाप्त भी हो गया। तो मालवा के यशोधर्मन में ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है। उसके बाद है मालवा या मगध का उत्तर गुप्त। ये संभवतः गुप्त के ही उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन गुप्तों के राजनीतिक पराक्रम को यह तो स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन सांस्कृतिक पराक्रम को ये काफी मतलब मेंटेन किए, यह कहा जा सकता है। अगर कहा जाए तो ये जो थे, इनका इस वंश का संस्थापक था कृष्णगुप्त। कौन था? कृष्णगुप्त। मतलब मगध या मालवा के जो उत्तर गुप्त वंश के शासक थे उनका नाम था कृष्णगुप्त। इस वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक था आदित्य सेन। कौन था? आदित्य सेन। आदित्य सेन के बारे में एक सूचना है कि इसने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। आदित्य सेन के बारे में क्या सूचना है? इसने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। एक तो यह सूचना है। दूसरा यह सूचना है कि चीनी राजदूत था वान हुएन सा। वान हुएन सा, ये चीनी राजदूत था। ठीक, ये क्या था? चीनी राजदूत था वान हुएन सा। आदित्य सेन के समय में 2 बार भारत आया था। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनका समय है 655 एडी से 675 एडी। तो यह हो गया मालवा या मगध के उत्तर गुप्त शासक। ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बाकी जो कन्नौज के मौखरी हुए और पुष्पभूति के थानेश्वर हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का क्लास इतना ही। अब अगले दिन हम आपसे जो है जो मौर्य गुप्तोत्तर वंश है उसके जो और शासक हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।